2 बार बता दिया। चलिए आज दोबारा आपने जाना है। इसका मतलब आप लोगों के पास नोट्स ही नहीं है। हैं तो फिर कोई इनको मसला होना चाहिए था, या है तो फिर पढ़ा नहीं है, पढ़ा होता तो मसला होना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं की, तो वही चीज़ें तो मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या है। क्योंकि ये जो 59 पेजेस हैं ये आपको एक एक पेज रीड आउट करना है। उसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसका कॉन्सेप्ट लेना है। ये आपको ऐसे तो नहीं मैंने दे दिए। अच्छा, हमारा टेस्ट हुआ कोई इस वीक में, हमारा एक टेस्ट हुआ इंटरनल एनालिसिस और आईटी का। अगर आप उस टेस्ट में आए, टेस्ट नंबर 3 हमारा, उसमें कोई मिला के 4 क्वेश्चंस थे। 4 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 1 फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन 2 फॉर 8 मार्क्स, क्वेश्चन 3 फॉर 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन नंबर 4 था फॉर 5 मार्क्स। इन मिला के 21 मार्क्स का टेस्ट था, जिसे पास करने के लिए हमें 70% बोले तो 14-15 मार्क्स चाहिए। औखा टेस्ट था, ये इजी था, औखा था। मतलब 15 नंबर नहीं आएंगे इसमें से, आ जाएंगे या सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें फॉर 4 मार्क्स। ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स that alpha should employ to protect data confidentiality. General system software controls. जनरल कंट्रोल्स ने पूछे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंट्रोल पूछे हैं किससे रिलेटेड? डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड, कि डाटा हमारा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या कंपनी कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली वैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने कंट्रोल अगर कोई पढ़े हों तो क्या हो सकते हैं। लॉगिन आईडी हो सकते हैं, पासवर्ड हो सकते हैं, फायरवॉल्स हो सकते हैं, एंटीवायरस हो सकते हैं। और अगर डाटा वन प्लेस टू अनदर मूव हो रहा है, डाटा वन प्लेस टू अनदर मूव हो रहा है, तो उस सूरत में डाटा इंक्रिप्शन भी एक कंट्रोल है। क्या कहला है? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। क्या कहला है? इनपुट ऑफ डाटा से रिलेटेड तो नहीं बातें की गई, वैसे जनरल बातें की गई हैं। बैकअप्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बैकअप आपने रखने हैं, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। और कोई बात तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी, कि सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले लोग जो है वो और होने चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग मीन सिस्टम बनाने वाले और लोग होने चाहिए। सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने वाले और यूज़ करने वाले दोनों सेम पीपल हैं, तो फिर तो वो फ्रॉडुलेंट डिज़ाइन करके फ्रॉड कर सकते हैं इजीली। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी होनी चाहिए बिटवीन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर यूजेज। में डाटा एंट्री ऑपरेटर सेपरेट होने चाहिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने वाले, उसमें चेंजेस करने वाले, अमेंडमेंट्स करने वाले सेपरेट लोग होने चाहिए। देखते हैं क्या हुआ। 4 नंबर है तो कुछ 4 कंट्रोल्स बताने हमें। अल्फा, अ स्मॉल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, डील्स विद कारपोरेट ट्रेनिंग ऑन वेरियस फाइनेंस मैटर्स। तो कंपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, जो ये पेपर पढ़ने के बाद आप लोग भी बन जाओगे कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। मीन फाइनेंसिंग डिसीजन इक्विटी के थ्रू फाइनेंस लेना चाहिए या डेट के थ्रू फाइनेंस लेना चाहिए। और वैसे मुँह उठा के हम नहीं बता देंगे कि आप इक्विटी के थ्रू ले लो या आप डेट के थ्रू ले लो, नहीं। उसे हम देखेंगे कि इक्विटी के थ्रू कंपनी जाती है तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है, क्या क्या अदर फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डेट के थ्रू अगर कंपनी फाइनेंस पे जाती है तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है, उसमें किन किन फैक्टर्स को देखना होता है, जो होपफुली हमने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। तो कंपनी क्या करती है? कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ उसमें चीज़ें हम अभी तक देख भी चुके हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करके कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना,
परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, बेंचमार्किंग, जिसमें हम कंपैरेटिव बेंचमार्किंग भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंट रेशियोज कंपेयर करके विद कंपैरेटर देखना कि आइदर ये कंपनी अच्छी पोजीशन पे है या बुरी पोजीशन पे है। अगर बुरी पोजीशन पे है एज कंपेयर टू कंपैरेटर, तो कंपैरेटर की रेशियोज अच्छी होने की रीजंस क्या हैं, वो हम देख के कंपनी को एज ए कंसल्टेंट रिकमेंडेशन देंगे कि कंपनी को क्या करना चाहिए। कंपनी की डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में, डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स बड़ी हैं। कंपनी कहती है यार मेरे पास गलती से पैसा आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा मैं किस इंडस्ट्री में, किस बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करूं। तो हम कंपनी के वो बिजनेस यूनिट सारे एनालाइज करके देखेंगे कौन डॉग हैं, कौन स्टार हैं, कौन कैश काउ हैं, कौन क्वेश्चन मार्क हैं। तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे, स्टार में या क्वेश्चन मार्क में। पहली प्रायोरिटी किसे दोगे, स्टार या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क, जिसमें पोटेंशियल है। क्यों, स्टार ने तो आगे मैच्योरिटी पे चले जाना है, इसलिए मेनली ज़्यादा पोटेंशियल किस में है, स्टार में नहीं, क्वेश्चन मार्क में। क्यों, ये भी स्टार बन गया तो फिर तो बले बले हो जाएगी ना। तो क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज, जिसके लिए हमें ये पेपर पढ़ाया जा रहा है। क्या ख्याल है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी। जो पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शायद इतनी चीज़ें ये नहीं आती होंगी, आप लोगों को इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया होगा। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी बोले तो बिटकॉइन। अमेरिका के अंदर बिटकॉइन को एज ए एसेट डिक्लेयर कर दिया गया कि कंपनीज अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसे एज ए एसेट लिख सकती हैं। लीगली डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये लीगल इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक उसके ऊपर बैन है, और अगर अमेरिका में उन्होंने एज ए एसेट डिक्लेयर कर दिया, दिस मीन एसेट बन गया, तो अब इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आएंगे, और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे तो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और जब फॉलो करना पड़ेंगे तो आपको भी फिर इसे लीगलाइज करना पड़ेगा। तो आने वाला फ्यूचर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें फ्यूचर में ये चीज़ें भी देखनी है। कंपनी को अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि तेरे पास पैसा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट पड़ी है जहाँ पे कंपनी कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी या करेंसी में ही करे, बिटकॉइन में भी की जा सकती है। खैर, तो कंपनी क्या करती है, एक स्मॉल कंसल्टेंसी फर्म है जो फाइनेंस मैटर से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। It gets the required training data in an Excel format through email. क्या करती है, ट्रेनिंग का डाटा जो है वो एक्सेल फॉर्मेट ईमेल के थ्रू जो है वो गेट करती है। कहाँ से, डिफरेंट क्लाइंट से, किन किन को ट्रेनिंग रिक्वायर है। द डाटा इज केप्ट ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस्ड रिमोटली थ्रू द इंटरनेट विद द पासवर्ड। और डाटा कंपनी के एक सेंट्रल कंप्यूटर में होता है, वहीं से आगे एक्सेस किया जाता है डिफरेंट लोकेशंस पे। मीन कंपनी का कोई डाटा है तो क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, क्लाइंट के कोई डाटा है तो कंपनी एक्सेस कर रही है। किसके थ्रू, पासवर्ड के थ्रू। तो एक कंट्रोल तो यहाँ पे ये आ गया ना कि पासवर्ड सिर्फ होने नहीं चाहिए, यूनिक होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, नॉट इजीली गैसेबल होने चाहिए, और प्लेस ऑन एनी टेबल नहीं होने चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो आफ्टर सर्टेन टाइम चेंज भी होने चाहिए। क्या ख्याल है? तो एक कंट्रोल तो हम ये पासवर्ड की हेडिंग देके ये थोड़ा सा बता देंगे। Recently, a long-standing corporate client has asked Alpha to provide consultancy on an investment decision. और आपका एक बड़ा दूर का नहीं, काफी अरसे से क्लाइंट आपके साथ अटैच था, तो उसने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड आपसे कंसल्टेंसी रिक्वायर किया। नॉट विलिंग टू पास द अपॉर्चुनिटी, मीन किसी और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते, क्यों, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है तो कंपनी खुद ही कैप्चर करना चाहती है। द डायरेक्टर एट अल्फा हैव सेड yes to the client as they believe that their senior executive have the capable to perform the task. मीन फर्म ने सोचा कि अगर हम ये कंसल्टेंसी नहीं देंगे तो किसी और फर्म के पास चले जाएंगे। तो अल्फा फर्म के डायरेक्टर ने क्लाइंट को यस कर दिया कि हाँ, हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं, हमारे पास
MFA पढ़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। However, the directors are concerned about the risk of handling such sensitive and confidential investment information with the existing IT control in place. तो डायरेक्टर ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली हमने आपको अपने सिस्टम की एक्सेस देनी है, आपके सिस्टम में हमारा जो है वो डेटा भी जाना है, इंफॉर्मेशन जानी है, तो हमारा सिस्टम तो चलें हम इंश्योर कर लेंगे, सिक्योर कैसे हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम भी सिक्योर होना चाहिए। ये नहीं कि आप हमारे कंपैक्टर को भी कंसल्टेंसी दे रहे हो और ये हमारी बातें आप कंपैक्टर्स को बताते रहो, और अगर कंपैक्टर ने हमसे पहले डिसीजन ले लिया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी होगी, तो इसमें हमें कुछ IT कंट्रोल्स जो हैं वो इंश्योर करने हैं। सो ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल दैट अल्फा शुड एम्प्लॉय टू प्रोटेक्ट डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कि अल्फा ने क्लाइंट का जो डाटा इसके पास पड़ा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या कंट्रोल लगाने हैं। तो एक तो पासवर्ड हो गए, दूसरा सिक्योरिटी लॉगिन आईडी भी हो सकते हैं, जब अपने स्टाफ को दे सकते हो कि आपके कौन कौन से स्टाफ मेंबर जो हैं इस क्लाइंट को डील करेंगे, उनके सिक्योरिटी लॉगिन आईडी होनी चाहिए ताकि सिर्फ वही जो है वो सिस्टम को एक्सेस करें, अदर स्टाफ जो हैं लाइक जो कंपैक्टर को डील कर रहे हैं वो इस क्लाइंट के डाटा को एक्सेस ना कर सकें। फिर डाटा मूव होना है क्लाइंट टू अल्फा भी क्या कहलाता है, ये भी क्या मूव होनी चाहिए, थ्रू डाटा इनकरिप्शन होने चाहिए, ताकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब मूव हो रहा है तो रिसीवर क्या करे, उसे डीक्रिप्ट करके बाय यूजिंग अ की डाटा को यूज कर सके। फायरवॉल्स भी होने चाहिए। क्या ख्याल है, फायरवॉल्स किस लिए होने चाहिए? डाटा की हैकिंग को मेनली रोकने के लिए फायरवॉल्स होते हैं। वायरस को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस, और हैकिंग को रोकने के लिए मिस यूज ऑफ सिस्टम या अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम को अवॉइड करने के लिए क्या होने चाहिए, फायरवॉल्स होने चाहिए। और फिर जो डाटा पड़ा है कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट भी है, तो वायरस फाइल के थ्रू अफेक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होने चाहिए, एंटीवायरस भी होने चाहिए। कुछ 4 कंट्रोल बताए जा सकते हैं, पासवर्ड, डाटा इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स, एंटीवायरस, रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन आईडी, एक्सेस कंट्रोल स्टाफ के लिए। इजी क्या औखा? हाँ, अगर जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने नहीं पढ़ा, जनरल कंट्रोल सिर्फ पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर का वर्ड साथ नहीं पढ़ा, तो फिर शायद आप लोग फिजिकल कंट्रोल भी लिख दोगे, जबकि फिजिकल कंट्रोल यहाँ पे वो तो हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल नहीं थे, ये सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल नहीं थे, ये कि सिस्टम डेवलप करने जा रहे थे, ये होने चाहिए नहीं, बना हुआ है सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कंट्रोल चाहिए। जी क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 3 + 5 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, Captain of the COS is a state-of-the-art cruise ship with an enormous capacity to carry 5,000 passengers. यानी एक बहुत बड़ा शिप है COS, लाइक टाइटैनिक, जो 5,000 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखता है। It has been built to display several striking features on a cruise ship. मीन उसके अंदर काफी सारे डिस्प्ले फीचर्स हैं। दिस इंक्लूड वन ऑफ अ काइंड 3-story फुल लेंथ शॉपिंग मॉल दैट कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड रिपीट बिजनेस। और उस शिप के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, कोई 3-story फुल लेंथ शॉपिंग मॉल भी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो बार बार आते हैं। Identify and explain the market competitive strategy being followed at COS. बिजनेस कौन सी competitive strategy को फॉलो कर रहा है वो आपने आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करनी है। कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है? कंपैरेटिव स्ट्रैटेजीज हमने कहीं पे पढ़ी थी, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या नीशे फोकस्ड। ये किस पे चल रहा है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, शिप के अंदर एक शॉपिंग मॉल बना के चल रहे हो। क्या कहलाता है? ये क्या है, कोई डिफरेंट देन कंपैक्टर आप करके चल रहे हो। मीन कस्टमर को आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज ही नहीं,
साथ आप शॉपिंग मॉल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी बेस पर कस्टमर को रिटेन करना, अट्रैक्ट करना कंपनी के लिए ईजी होगा एज कम्पेयर टू कंपैटिटर। क्या ख्याल है? यही 3 नंबर के लिए लिखा जा सकता है। कोई निषेध फोकस तो नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई कॉस्ट लीडरशिप तो यहाँ पे नहीं बात हो रही। पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स, suggest how following the strategy identified in A above। ए में जो आपने स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई की अगर ठीक की है तो पार्ट बी में भी आप आओगे कि ए में जो आपने स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई की हेल्प्स सीओएस इन प्रोवाइडिंग अ सूटेबल डिफेंस अगेंस्ट ईच ऑफ पोर्टर्स 5 कंपैटिटिव फोर्सेस। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, डिफेंस अगेंस्ट ईच 5 फोर्सेस बताना है कि आइदर ये 5 फोर्सेस उसकी वजह से हाई होंगी या लो होंगी। क्या थी 5 फोर्सेस? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स था, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर था, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर था और कंपैटिटिव राइवलरी थी। तो आप मुझे बताएं डिफरेंशिएशन की वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा या लो होगा? क्यों? कि वो जो यूनिक इसका आइडिया है शॉपिंग मॉल फुल लेंथ प्रोवाइड करना, ये क्या करेगा, एज ए बैरियर टू एंट्री काम करेगा। क्यों? ऐसा बनाने के लिए शायद कोई हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी कि इतना बड़ा आपने क्रूज शिप बनाना है 5000 कैपेसिटी का और साथ उसी के अंदर ही आपने शॉपिंग मॉल भी बना दिया। मीन शायद नॉर्मल से डबल आपको क्रूज शिप बनाना पड़ेगा, इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी। तो एज ए बैरियर टू एंट्री काम करेगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को लो करेगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को हाई करेगा या लो करेगा? कि जब आप अपने बिजनेस में अपनी प्रोडक्ट्स में यूनिक फीचर्स ला रहे हो तो क्या कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। क्यों? जब तक कस्टमर को कुछ नया मिल रहा है, कुछ डिफरेंट मिल रहा है तो कस्टमर आपके पास रिटेन रहेगा। और वैसे भी शिप के सब्स्टिट्यूट हो क्या सकते हैं? प्लेन हो सकते हैं। क्या ख्याल है? प्लेन ही हो सकते हैं। प्लेन के अंदर अब ऐसे शॉपिंग मॉल तो बनने से रहे, क्यों? वहाँ पे लिमिटेशंस हैं। तो ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को भी क्या करेगा? लो करेगा। बल्कि सब्स्टिट्यूट के कस्टमर को भी शायद मूव करेगा टुवर्ड्स दिस शिप। बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई होगी या लो होगी? क्वेश्चन के अंदर सप्लायर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप कुछ डिफरेंट करके कस्टमर को खींच रहे हो, मीन मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हो, तो सप्लायर बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है। क्यों? हर सप्लायर चाहता है कि आपके पास इतना कस्टमर है तो मेरी चीज़ें आपके पास ही होनी चाहिए या आपके थ्रू बिकनी चाहिए। क्यों? आगे कस्टमर तक उनकी फेमिलियरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। मीन एक बड़ा बिजनेस जो है जिसकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो सप्लायर से भी अपनी मनमानी करवा सकता है। उस सूरत में सप्लायर बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी या लो होगी? क्यों लो होगी? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की सूरत में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की सूरत में कि आप जो चीज़ दे रहे हो शायद ना तो कंपैटिटर से मिलेगी ना किसी और इंडस्ट्री की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से मिलेगी। मीन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की सूरत में क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो है कि आप हाई चार्ज करोगे तो कस्टमर विलिंग टू पे होगा। कंपैटिटिव राइवलरी स्ट्रांग होगी वीक होगी? वीक होगी। ये भी क्यों? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की सूरत में कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, जो शायद बाकी कंपैटिटर इस तरह के आइडिया के साथ बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उसकी बेस पर कंपैटिटर की निस्बत कस्टमर आपको प्रेफर करेगा। डिस्कस की जा सकती हैं 5 फोर्सेस। थोड़ा औखा काम था। क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। चलिए नहीं हो सकती तब हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास 4 मार्क्स के लिए। पार्ट ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कंपनी क्या कर रही है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे चल रही है। मीन क्रूज शिप तो शायद बाकी भी बिजनेस चला रहे होंगे, लेकिन आप डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हो कि उसी के अंदर आप जो है वो फुल लेंथ शॉपिंग मॉल भी प्रोवाइड कर रहे हो। मीन एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, पैसेंजर्स को। सिर्फ वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, वहाँ से शॉपिंग मॉल का जो है वो एक्सपीरियंस लेते हुए शॉपिंग भी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। 3 नंबर में एक ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेस पर
वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना ईजी होगा। क्यों? कंपैटर अगर ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आपको कस्टमर प्रेफर करेगा। हाँ, मार्केट प्राइस पे अगर आप ऑफर कर रहे हो सर्विसेज सेम कंपैटर से डिफरेंट, फिर तो कस्टमर प्रेफर करेगा ही करेगा। इवन आप थोड़ा सा हायर चार्ज करोगे फिर भी कस्टमर विलिंग टू पे होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 4 मार्क्स, suggest any 2 examples of data validation checks. Verification checks, validation checks, check digit verification, existence check, format check, range or limit check or hash total. So suggest any 2 examples of data validation check that would assist the management of AZ to ensure that data input in the system is correct. कि जो इनपुट डाटा एंटर हो रहा है वो सिस्टम इंश्योर कर सके कि वैलिड ही एंटर हो रहा है। तो इसके लिए आपने कोई से 2 वैलिडेशन चेक्स बताने हैं। लेकिन देखना पड़ेगा सिस्टम में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। सो अल-ज़मीन AZ इज अ प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इन अ रिसेंट इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, the management of AZ is considering to adopt a virtual supply chain. Virtual IT टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिजनेस क्या कर रहा है, सप्लाई चेन को लेके चल रहा है। मीन कस्टमर तक सप्लाईज देनी है तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। लाइक अपनी सप्लाईज बनाने के बजाय किसी कोरियर कंपनी के थ्रू IT आप कनेक्ट करके जाए वो चीज़ें वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हो। इवन सप्लायर से भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसमें भी आप IT को यूज़ कर रहे हो। लाइक ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और सप्लायर आपको डिलीवर कर रहा है, या ऑनलाइन ही आप कोई कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से प्रोडक्ट अपने बिजनेस तक डिलीवर करवा रहे हो। मीन फिजिकल नहीं, सब कुछ ऑनलाइन। In the first phase, AZ would implement e-procurement system. Procurement, purchasing, buying किससे? सप्लायर से। e-procurement system मीन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोक्योरमेंट की जाएगी। Where focus would be on e-sourcing, e-purchasing, e-payment. e-payment समझ आता है? ऑनलाइन पेमेंट। e-purchasing, ऑनलाइन ऑर्डर ईमेल के थ्रू। ई सोर्सिंग बोलते हैं सर्चिंग सप्लायर को। सोर्स का मतलब क्या है? सर्चिंग सप्लायर को, कि वो भी आप क्या करोगे, ई सोर्सिंग मीन गूगल के थ्रू सर्च करोगे कि ये चीज़ हमें दुनिया में कहाँ से मिल सकती है, और उसके बाद आप क्या करोगे, ईमेल के थ्रू ऑर्डर करोगे परचेजिंग, और फिर पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ये क्या है, ई प्रोक्योरमेंट। If process runs smoothly, AZ would adopt a comprehensive virtual supply chain। और अगर प्रोसेस स्मूथली चल गए तो AZ इसी मॉडल पे अपना बिजनेस आगे ऑपरेट करेगी। आपको क्या करना है, 2 वैलिडेशन चेक्स बताने हैं जो AZ की मैनेजमेंट जो है वो डाटा जो इनपुट हो रहा है सिस्टम में वो करेक्ट इनपुट हो रहा है उससे रिलेटेड इंश्योर कर सकती है। अब कंपनी की जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है कि कंपनी सिर्फ परचेज को फोकस कर रही है, तो आपने परचेज से रिलेटेड ही बातें करनी है। गुड्स सेल करते वक्त भी हम ये कोड स्कैन करके क्या करते हैं, सिस्टम में एंटर करते हैं। तो परचेज जब गुड्स आई हैं तब भी आपने एंटर क्या करना है, गुड्स के नाम या ये एक बार कोड एंटर करने हैं। क्या ख्याल है, तो ये बार कोड ठीक है, चेक करने के लिए कौन सा, चेक डिजिट वेरिफिकेशन, चेक डिजिट वेरिफिकेशन कंट्रोल होना चाहिए, ताकि जो कोड प्रोडक्ट का सिस्टम में एंटर हो रहा है तो सिस्टम इंश्योर करे कि ये एक्यूरेट है तो एक्सेप्ट करे। हाँ, अगर एक्यूरेट नहीं है, इसमें कोई ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसपोजिशनल एरर है तो कोड क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। कोड सिर्फ प्रोडक्ट के ही नहीं है, सप्लायर के कोड भी हो सकते हैं। किसी सप्लायर से आपने कोई चीज़ बाय की है तो सप्लायर का नाम नहीं, आप क्या एंटर करोगे, उसका कोड एंटर करोगे ताकि उसके लेजर में जो है वो एंट्री हो सके। चेक डिजिट वेरिफिकेशन हो सकता है, एग्जिस्टेंस चेक लगाया जा सकता है कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते वक्त आपने प्रोडक्ट का कोड एंटर करना है। अगर तो सिस्टम में एग्जिस्ट करती है तो सिस्टम एक्सेप्ट करे, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो पहले आपको सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, वो कोड डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाके सिस्टम जो है बार कोड को स्कैन करके एक्सेप्ट करे। या सप्लायर आपने कोड एंटर किया तो उसके लेजर में एंट्री होनी है ना, तो अगर तो सप्लायर एग्जिस्ट करता है उसके कोड के अगेंस्ट तो सिस्टम को क्या करना चाहिए,
एंट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों रिजेक्ट करना चाहिए, माइट भी उसके अगेंस्ट कोई सप्लायर सिस्टम के अंदर डिफाइंड नहीं है। रेंज लिमिट चेक भी हो सकता है, लाइक सप्लायर के इन्वेंट्री के कोड एक लिमिट के अंदर आ रहे हैं तो सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट करे, अगर आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं तो सिस्टम को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। फॉर्मेट चेक तो नहीं आएगा, हैश टोटल आ सकता है कि आपने सप्लायर की डिटेल जब सिस्टम में एंटर करनी है वाइल क्रिएटिंग देयर अकाउंट, तो वो डिटेल में नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो आपको डिटेल रिक्वायर है, तो उसके रिलेटेड क्या होने चाहिए, हैश टोटल होने चाहिए, ताकि अगर कोई डिटेल मिसिंग है तो सिस्टम को डाटा क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन मेनली वैलिडेशन चेक आएगा, एग्जिस्टेंस चेक आएगा या रेंज लिमिट चेक आ सकता है। मीन ये 3 प्रॉपर्टी साथ रिलेट हो सकते हैं। टोटल 5 चेक थे, कोई से 2 लिखने हैं आपको, लेकिन प्रॉपर्ली फिर साथ रिलेट करके जस्टिफाई करने हैं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ फॉर्मेट भी कह सकते हो कि अगर आपने सप्लायर के जो है वो डेटाबेस मैनेज करना है तो उसका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपको चाहिए, तो करेक्ट फील्ड में जाना चाहिए, ये भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, for 5 marks describe the primary activities of the value chain of perfect shopper। मीन्स कंपनी की आपने प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं वो डिस्क्राइब करनी है, मीन आइडेंटिफाई करनी है। क्या थी प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या थी, इनपुट्स कैसे हैंडल करते हैं, मटेरियल की बाइंग, उसकी स्टोरेज, उसकी डिलीवरी, उसकी हैंडलिंग। ऑपरेशंस मीन बाय करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बाय करने के बाद क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऑपरेशंस। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, तो आउटपुट्स को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं या कस्टमर तक डिलीवर कैसे कर रहे हैं, डिलीवरी। और मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर को अट्रैक्ट, एक्सप्लॉइट, परसुएड कैसे करते हैं, और सेल चैनल क्या हमारा, और सर्विसेज, वारंटी, रिपेयर, हेल्पफुलनेस, इंस्टॉलेशन या ट्रेनिंग। लोकल नेबरहुड शॉप्स आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू compete with सुपरमार्केट्स। लोकल नेबरहुड शॉप्स मीन हमारे मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें, उनके लिए सुपरमार्केट्स मीन बड़े स्टोर्स को compete करना डिफिकल्ट होता है। बड़े स्टोर पे चीनी 130 रुपए किलो मिल रही होती है, इनको 150 रुपए किलो बेचना पड़ती है। बड़े स्टोर पे पेप्सी कोक 70 रुपीज़ की बिक रही होती है, इनको 90 रुपीज़ की बेचना पड़ती है। ये क्या है कि compete नहीं कर सकते उनको, क्यों, क्योंकि बड़ा स्टोर बल्क क्वांटिटी बाय करता है तो उनको डिस्काउंट्स ज़्यादा मिलते हैं, ये उतनी बल्क में बाय नहीं करते, इनको डिस्काउंट कम मिलते हैं, तो इसलिए इनको प्राइसेस हाई चार्ज करना पड़ती हैं, जिस वजह से इनके लिए सुपर मार्केट्स को compete करना डिफिकल्ट होता है। क्या कहला, इनकी प्राइसेस हायर होती हैं। However, 3 years ago, the Perfect Shopper franchise group was launched that allowed these neighborhood shops to join the group and achieve cost saving on tinned and packaged goods, particularly groceries. So 3 साल पहले कोई Perfect Shopper franchise group launch हुआ जो क्या करेगा, इन नेबरहुड शॉप्स को ज्वाइन करेंगे ग्रुप में ताकि ये कॉस्ट सेविंग अचीव कर सकें। कैसे, इनको कोई टिन्ड या पैक्ड गुड जो है वो प्रोवाइड करके। परफेक्ट शॉपर परचेजेस ब्रांडेड गुड्स इन बल्क फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड फूड सप्लायर एंड स्टोर देम इन लार्ज पर्पस बिल्ट वेयर हाउस, ईच डिजाइन्ड टू सर्व अ ज्योग्राफिकल रीजन। मीन परफेक्ट शॉपर क्या करेगा, बल्क में चीजें बाय करेगा तो डिस्काउंट लेगा,
और उसके बाद चीज़ों को पैक करके ये नेबरहुड शॉप्स को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये जो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है ब्रांडेड गुड्स इन बल्क फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड फूड सप्लायर, और उसके बाद उनको स्टोर कर रहा है किसी ज्योग्राफिकल रीजन में। तो ये क्या चीज़ है, इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है। ओके, When Perfect Shopper was established, it decided that deliveries to these warehouses should be made by food supplier or by haulage contractor working on behalf of these suppliers. तो डिलीवरीज कौन अरेंज करेगा, सप्लायर अरेंज करेगा। तो ये भी कहाँ पे बात होगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक में। क्यों, हम डिलीवरी नहीं, कस्टमर तक डिलीवरी नहीं है, सप्लायर से हम तक जो डिलीवरी है ये इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट है। Perfect Shopper places orders with these suppliers and the supplier arranges the delivery to the warehouse. These arrangements are still in place. Perfect Shopper has no branded goods of its own. mean other brands की ही goods bulk में buy करके स्टोर करते हैं और उसके बाद नेबरहुड शॉप्स में छोटी दुकानों को आगे डिलीवर करते हैं। सो यहाँ तक हमें सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड लॉजिस्टिक की डिटेल पता चली। Facilities are available in each warehouse to repackage goods into smaller units, more suitable for the requirement of the neighborhood shops. तो क्या कर रहे हैं, वो बल्क में जो आया है उसके बाद उसे क्या कर रहे हैं, छोटी पैकिंग में रीपैक कर रहे हैं। क्यों, नेबरहुड शॉप्स को आपने क्या करना है, छोटी छोटी पैकिंग में देनी है, बड़ी पैकिंग में गुड्स मीन बोरी की बोरी प्रोवाइड नहीं करनी, आपने छोटे छोटे लाइक केजी के पैकेट्स बना के वो डिलीवर करने हैं। तो ये जो रीपैक करना है गुड्स को इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ये क्या है, ऑपरेशंस। These smaller units typically containing 50 to 100 tins or packs are usually small trays sealed with strong transparent polythene. और कैसे स्मॉल पैकिंग में पैक किया जा रहा है, 50 to 100 टिन्स के पैक बनाए जाते हैं और उसके बाद उन ट्रे को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से जो है वो कवर करके नेबरहुड शॉप्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी किसका पार्ट है, ऑपरेशंस का। Perfect Shopper deliver these to its neighborhood shops using specialist haulage contractors local to the regional warehouse. तो ये आगे आप कस्टमर तक डिलीवरी कर रहे हो, तो ये जो डिलीवरी है थ्रू हॉलेज कॉन्ट्रैक्टर, हॉलेज मीन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू, तो ये किसका पार्ट है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। Perfect Shopper has negotiated significant discount with suppliers, part of which it passes on to its franchisees. मीन बल्क में ऑब्वियसली बाय कर रही है तो डिस्काउंट ले रहा है सप्लायर से, और वही डिस्काउंट का कुछ पार्ट आगे अपनी फ्रेंचाइजीज में नेबरहुड शॉप्स को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग ऐसी ही होगी। यहाँ पे किसी भी जगह पे आता है ये नहीं, वैसे ऑन जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि इससे नेबरहुड शॉप्स को फ़ायदा क्या होगा, इससे चीज़ें क्यों खरीदेंगे, क्यों, ये बल्क में बाय करता है तो डिस्काउंट मिलते हैं और वही डिस्काउंट ये आगे नेबरहुड शॉप्स मीन अपने कस्टमर को देता है ताकि वो भी चीज़ें सस्ती बेचने के काबिल बन सकें। क्यों, वो इंडिविजुअली बाय करेंगे सप्लायर से तो इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, ये ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बाय करेगा तो कॉस्ट सेविंग होगी। एज वेल एज ऑफरिंग सेविंग ड्यू टू बल्क बाइंग, परफेक्ट शॉपर आल्सो प्रोवाइड्स एज पार्ट ऑफ इट्स फ्रेंचाइज personalized promotional material. This usually covers specific promotion and is distributed locally either using specialist leaflet distributors or loosely inserted into local free papers or magazine. तो कंपनी प्रमोशन भी प्रोवाइड करती है, और प्रमोशन कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, कोई लीफलेट के थ्रू जो है मीन लीफलेट पंफलेट बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रमोशन की पहुंचाई जाती है, या मैगजीन या फ्री पेपर मीन न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो आप लीफलेट रख के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हो ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके आपकी प्रमोशन की। तो ये प्रमोशन देना और उसकी आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्रू मैगजीन या न्यूज़पेपर, तो ये किसका पार्ट है, मार्केटिंग का। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, परसुएड करने के लिए प्रमोशन, 4 P's में से एक P आ गया और आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन।
Specialized signage for the shop to suggest the image of a national chain. Signage मीन ये बोर्ड जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं, जैसे ओप्पो की जितनी भी दुकानें उसके बाहर ओप्पो 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 लिखा होगा, सैमसंग की दुकानों के पीछे बाहर सैमसंग लिखा होगा, वीवो की दुकानों के बाहर वीवो लिखा होगा, तो ये क्या है? साइनेज मीन बोर्ड. सो द साइन्स इंक्लूड द परफेक्ट शॉपर स्लोगन द नेशंस लोकल, जिसके ऊपर स्लोगन भी है कंपनी का, द नेशंस लोकल. तो ये भी किसका पार्ट है? मार्केटिंग का पार्ट है, जिसके थ्रू आपकी फ्रेंचाइज जो हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं, कस्टमर को पता चलता है कि शॉपर की जाए वो शॉप है. स्पेशलिस्ट इन स्टोर डिस्प्ले यूनिट फॉर सर्टन गुड्स, अगेन ब्रांडेड विद परफेक्ट शॉपर लोगो. ये डिस्प्ले यूनिट्स क्या हैं कि आजकल अगर आप डिफरेंट स्टोर्स में जाओ तो वहां पे गत्ते का इतना कोई एक डाइस पड़ा होता है और साथ एक बंदा या एक बीबी खड़ी होती है, प्रोडक्ट के सैंपल लेके आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या आपको फ्री सैंपल दे रहे होते हैं, या बताते हैं कि देखें ये प्रोडक्ट हमने जो है वो लेके आए हैं मार्केट में नई, इसके साथ हम ये चीज़ फ्री दे रहे हैं. तो ये मार्केटिंग का पार्ट भी है. अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया और हमें सर्विसेज नहीं मिला, तो इसको एज ए हेल्पफुलनेस हम ले सकते हैं कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जो है वो डिस्प्ले यूनिट्स लाइक एक डेस्क बनाया गया है, जिसके थ्रू ये हेल्पफुलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को रिगार्डिंग प्रोडक्ट, इट्स यूजेज या इट्स मटीरियल. तो इसको हम सर्विसेज में भी लिख सकते हैं. मार्केटिंग का, लेकिन सर्विसेज हमें मिला नहीं, तो इसको हम हेल्पफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्काउंट किसको दे रहा है? परफेक्ट शॉपर मीन नेबरहुड शॉप्स को दे रहा है. सर्विसेज क्या थी? आफ्टर से सर्विसेज लाइक वारंटी, रिपेयर, हेल्पफुलनेस, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग. हाँ, उसमें आप हेल्पफुलनेस कह सकते हो कि लोकल नेबरहुड शॉप्स को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, कैसे? कॉस्ट सेविंग में, कैसे डिस्काउंट ट्रांसफर करके, ये भी सर्विसेज में लिखा जा सकता है. या इसको आप सर्विसेज में लिख सकते हो, ये जो डिस्प्ले यूनिट्स हैं जहाँ से कस्टमर को इंफॉर्मेशन दी जा रही है अबाउट प्रोडक्ट्स, तो इसको आप सर्विसेज में लिख सकते हो. क्या ख्याल है? हाँ, आफ्टर से सर्विसेज हमने देखनी है मेनली. सर्विसेज का मतलब क्या था? आफ्टर से सर्विसेज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो तो कंपनी का इंटरनल मैटर था ना, कि कंपनी क्या कर रही है, चीज़ें बाय करके उसके बाद उनको छोटे छोटे पैक्स में जो है वो पैकिंग करके आगे डिलीवर करती है. तो इंटरनल फैसिलिटीज़ हैं. तो डिलीवरी से पहले उसकी रीपैकिंग हो रही है? हाँ, डिलीवरी से पहले रीपैकिंग हो रही है, तो इंटरनल मैटर है. सो इनबाउंड लॉजिस्टिक हमें क्लियरली मिल गया, ऑपरेशन हमें क्लियरली मिल गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक डिलीवरी टू कस्टमर मिल गया, मार्केटिंग की 2 बातें हमें मिल गई. तो सर्विसेज थोड़ा सा औखा था, तो वो डिस्प्ले यूनिट को सर्विसेज में लेके आ सकते हैं, या डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करना कॉस्ट सेविंग के लिए, इसको आप सर्विसेज कह सकते हो. मी नेबरहुड शॉप्स को अपने कस्टमर को ये हेल्पफुलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो भी कॉस्ट सेविंग अचीव करके कंपटीशन को डील कर सकते हैं. कैसे? अगर हमारी फ्रेंचाइज बन जाए तो. जी, को मिला के 21 मार्क्स का टेस्ट था. उम्मीद है कि आप लोग इसमें से 15 नहीं, चलो 14 मार्क्स तो ले लोगे. ओके है. पहले 4 नंबर बहुत ओके हैं, पूरे 4 मिलने चाहिए. हाँ, अगर वो सॉफ्टवेयर का वर्ड आगे पीछे हो गया तो फिर औखा हो जाएगा, अगर आपने फिजिकल कंट्रोल भी इसमें लिख दिए हैं तो. क्वेश्चन नंबर 2. नहीं, 4 रिक्वायर किए गए तो पहले 4 चेक किए जाएंगे. अगर वो रेलेवेंट हुए तो ठीक है, अदरवाइज चेक करने वाले इतने विले नहीं बैठे हुए कि आपके अननेसेसरी आंसर भी चेक करते रहें. ठीक हो गया? मीन एक टॉपिक के अगर 10 पॉइंट हैं और आपसे उनमें से बीच वाले कोई 4 पूछे गए हैं, तो आपने वही 4 ही लिखने हैं. आपने 10 पूरे लिख दिए हैं कि ये ले भाई, मैंने जो रटा लगाया हुआ था वो ये ले, तू अपना आंसर ढूंढता फिर. तो उसने क्या करना है, पहले रेलेवेंट 4 देखने हैं, पहले 4 पढ़ने हैं, क्यों उसे 4 ही पॉइंट चाहिए थे. अगर उनमें से रेलेवेंट मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो
बाकी अगले इजाफी पढ़ने की जहमत उसने गवारा नहीं करनी। इट्स नॉट मैट्रिक या FA, ठीक है, ये लाहौर बोर्ड नहीं है, इट्स ICAP। इधर लोग वेले नहीं बैठे, इधर टाइम इज मनी। कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपका टाइम मनी होगा, आप ऐसे किसी को टाइम नहीं दोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी अगर आइडेंटिफाई हो गई तो इजी हैं, और वो अगर आइडेंटिफाई होगी तो अगले 5 कवर हो जाएंगे। अगर पार्ट ए में फंसे रहे कि पूछ लिया उसने कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी क्या है, तो फिर पार्ट बी के 5 नंबर भी औखे हो जाएंगे, क्यों रेलेवेंट बात हो ही नहीं सकेगी कि फोर्सेस हाई हैं या फिर लो हैं। क्वेश्चन 3, वैलिडेशन चेक्स रटा चाहिए यहाँ पे कि 5 चेक्स क्या थे, और आईटी कंट्रोल में शायद औखी एक चीज़ यही थी, सिर्फ ये 5 वैलिडेशन चेक्स ही औखी चीज़ थी जहाँ पे कुछ समझने की भी ज़रूरत थी, अदरवाइज बाकी तो सीधे सीधे वर्ड से पता चल रहा था इसका मतलब क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से इजीली 3-4 नंबर लिए जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है कि 5 नंबर भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, डेटा जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना मार्क्स लेना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जितना डेटा कम होगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, उतना मार्क्स लेना आपके लिए औखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 फोर्सेस से रिलेटेड कोई डाटा नहीं था, तो उतना ही मार्क्स लेना आपके लिए औखा है। क्यों, हर चीज़ खुद से आपको एनालाइज करके अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके फिर आंसर देना होगा। सो यहां तक हमारा मैनेजरियल एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। एक टॉपिक इसके अंदर रहता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जो आप लोगों को 59 पेजेस तो मैंने दे दिए, और मैंने एज्यूम कर लिया कि आप लोग जाके पढ़ोगे इन्हें, और उसके अंदर से कुछ चीज़ें जो नहीं समझ आ रही वो आइडेंटिफाई करके लाओगे, लेकिन नहीं पढ़े आप लोगों ने। नोट्स ही नहीं बहाना है हमारे पास, एक मिस ने बता दिया ऊपर से मिल नहीं रहे, तो आपके पास भी बहाना है, क्योंकि सॉफ्ट में तो आपके पास है ही नहीं। हाँ, सॉफ्ट में तो है ही नहीं ना आप लोगों के पास, ऐसी बात है ना। सबके पास सॉफ्ट में अवेलेबल हैं, सबके पास है, लेकिन बहाना है कि नहीं हार्ड में नहीं है, नहीं पढ़ने। चलिए आज मिल जाएंगे, हार्ड में भी ऊपर से मिल जाएंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? हमने एक लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ा, लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। हमने वो पढ़ा इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। बेसिकली ओरिजिनल ये जो मॉडल है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि एक प्रोडक्ट जो है वो जब नई नई मार्केट में आती है तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होती है, जब कस्टमर को अट्रैक्ट करती है तो ग्रोथ स्टेज पे होती है, और जब कस्टमर की मजबूरी बन जाती है तो मैच्योरिटी फेज पे होती है। मीन कस्टमर का उसके बिना गुजारा ही नहीं है, और जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को मुंह लगाना बंद कर देता है, क्यों, उसे कोई अल्टरनेटिव मिल गया है, वो प्रोडक्ट नहीं अब कमोडिटी बन चुकी है, तो फिर वो कहाँ पे चली जाती है, डिक्लाइन स्टेज पे। ठीक हो गया। लेकिन हमने पढ़ा इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कि हमने कुछ फैक्टर्स देखने हैं। इंडस्ट्री हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो क्या होंगे, ग्रोथ स्टेज पे है तो क्या होंगे वो फैक्टर्स कौन से थे, कस्टमर हमारा क्या होगा, टेक्नोलॉजी हमारी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट्स हमारी क्या होगी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमारे क्या होंगे, मैच्योरिटी फेज पे क्या होंगे ये फैक्टर्स, और डिक्लाइन स्टेज पे क्या होंगे। क्यों, इंडस्ट्री को एनालाइज किया जा सकता है इन फैक्टर्स के थ्रू भी। कैसे, बाय यूजिंग इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल, कि हमारी इंडस्ट्री किस फेज में है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि फैक्टर्स भी फिर क्या क्या होते हैं वहां पे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है कि एक प्रोडक्ट या एक एसेट की पूरी लाइफ में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती हैं, उनको कंसीडर करना, उनको इनकॉर्पोरेट करने को नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का।
एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ, हर स्टेज की कॉस्टिंग को इनकॉर्पोरेट करना क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन स्टेज से पहले भी, मार्केट में एक प्रोडक्ट लाने से पहले भी कुछ कॉस्ट आप जो है वो बेयर करते हो, तो वो भी आपने क्या करना है, कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करनी है। और वो कॉस्ट कौन सी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। यानी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की जो भी कॉस्टिंग है वो इनकॉर्पोरेट करना, मेजर करना क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। उसके बाद उसके अंदर आप कोई रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर रहे हो उसकी प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कोई एसेट मीन मशीनरी जो है वो बाय की है, तो उसकी कॉस्ट। उसके अंदर आपने कोई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की है, उसकी कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर आपने कोई स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट इंक्लूड किए हैं, उनको कंसल्ट किया है, तो उनकी कंसल्टेंसी की कॉस्ट। बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो लेबर शेबर तो है ही है। प्रोडक्शन मीन लेबर कॉस्ट, उसको मार्केट करने की कॉस्ट। ये सारी कॉस्टिंग क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। मीनिंग प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की जो कॉस्ट है उसको मेजर करना, इनकॉर्पोरेट करना क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। R&D की कॉस्ट हो सकती है, रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट हो सकती है, एसेट मशीनरी की कॉस्ट हो सकती है, टेक्नोलॉजी यूजेज की कॉस्ट है, कोई कंसल्टेंसी कॉस्ट है, एक्सपर्ट को यूज़ किया अगर आपने, कोई प्रोडक्शन लेबर की कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है। एक एसेट के अंदर भी यही सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या है, एसेट हमें कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है, किस तरह का लेना है, क्या क्या अवेलेबल है, तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या एसेट आप खुद ने से आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसकी आपने R&D की है। उसका कोई आपने बाइंग की है, एसेट खुद से कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई मटेरियल आपने सपोज कोई वुड ली है या कोई आयरन लिया है कहीं से, उसके अंदर कोई एसेट बनाने में जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसकी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कोई कंसल्टेंट्स आपने यूज़ किए हैं, उसके अंदर लेबर यूज़ की है। हाँ, मार्केटिंग उसमें शायद नहीं होगी। एक चीज़ होती है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये क्या होती है, जो जगह बनते हैं कैपिटलाइज होती हैं, ये एक्सपेंस आउट होती हैं, कैपिटलाइज होती हैं। ये क्या कॉस्ट होती हैं कि एक एसेट आपने सपोज 3 साल चलाया, सपोज आपने कहीं पे कोई जब स्पेशलाइज्ड नेचर की कोई मशीनरी कोई प्लांट लगाया और 3 साल बाद आपने वहाँ से उखाड़ना है, तो उखाड़ने के बाद वहाँ पे जो आपने लोकल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया, लोकल एनवायरनमेंट को आपने ख़राब किया, वहाँ की आपने ज़मीन जो है वो बंजर की, तो उसे रीस्टोर आपने करना है। क्या ख्याल है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना। तो वो जो रीस्टोर करने की एनवायरनमेंट को या वहाँ की लैंड की कॉस्ट है वो क्या है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो अगर एसेट की लाइफ साइकिल हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट हमने लाइफ साइकिल में लेनी है, सारी की सारी जो कैपिटलाइज होंगी, तो उसके अंदर फिर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट बनेगी। क्या कह रहा है, हाँ, एक प्रोडक्ट के अंदर शायद ये नहीं होगी, क्यों, प्रोडक्ट बस यहीं तक चलेगी, उसमें कोई डिसमेंटलिंग नहीं होगी। लेकिन एसेट की अगर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती है। फायदा क्या है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, कोई बेनिफिट्स भी होंगे ना, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इससे प्रोडक्ट की प्राइस में आपको हेल्प मिल सकती है, प्राइसिंग डिसीजन में कि हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए। हाँ, हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए कि ये पूरी लाइफ की कॉस्ट आ सकती है, तो हमें हर कॉस्ट को कवर करना है, किसके अंदर, प्राइस से, पल्ले से तो नहीं ना देनी। क्या ख्याल है, अगर सारी कॉस्ट प्राइस में से कवर ही नहीं हो रही तो फिर तो शायद प्रोडक्ट हम लॉस में बेच रहे हैं। तो प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प देगी ये चीज़ कि इसकी हमारे लिए प्राइस कितनी हो सकती है। इसके अंदर एक कॉस्ट और भी आ सकती है प्रोडक्ट के अंदर, कोई वारंटी की कॉस्ट है, वारंटी आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो आपको वारंटी क्लेम्स भी आएंगे ना, वो लॉसेस भी बेयर करना पड़ेंगे आपको। क्या ख्याल है, तो आपको क्या करना है, अपनी प्राइस के अंदर देखना है कि मुझे अब कितना मार्जिन रख के प्राइसिंग करनी चाहिए। तो प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प देती है ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ना सिर्फ प्राइसिंग में, साथ प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन में भी हेल्प देंगे।
कि इस प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट हम और कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग में कह सकते हैं हेल्प दे सकती हैं ये, कि जब तक आप देखोगे ही नहीं क्या क्या कॉस्ट इसके अंदर है तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा बचाई कौन सी जा सकती है। क्या कह रहा है, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मीन एक प्रोडक्ट की लाइफ की कितनी कितनी कॉस्ट है वो सारी इनकॉर्पोरेट करने से आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हो, जिससे कॉस्ट सेविंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलेगी। सो प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प देगी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन में हेल्प देगी और कॉस्ट सेविंग में देगी। साथ आप कह सकते हो कि कोई मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प देगी कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से आपको पता चलेगा कि ये कॉस्ट आती है और आप देखोगे यही प्रोडक्ट अगर बाहर से बाय करें तो वो कितने की मिलती है, तो आप कंपेयर करके देखोगे कि इसकी टोटल कॉस्ट पूरी लाइफ की इतनी है, बाहर से बाय करें तो इतनी है, तो इधर हमें बाय ही करनी चाहिए या खुद बनानी चाहिए। क्यों खुद बनाने में ये सारी कॉस्ट आएंगी, क्या ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं? अगर हैं तो चलो फिर तो बेयर कर लेते हैं, अगर ये फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है तो फिर तो शायद हमें बाहर से बनी बनाई ले लेनी चाहिए। तो ये क्या है, मैनेजमेंट डिसीजन में भी हेल्प देगी। एक छोटा सा टॉपिक है उन नोट्स के अंदर, यहाँ पे लाइफ साइकिल मॉडल होगा, उसके बाद आपको मिलेगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है और इसके फ़ायदे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। अब हमारा मैनेजरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। होपफुली कल से हम फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया।